चलिए बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन पूरा करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी एंड आईआरआर। सवाल को रीड करना शुरू करता हूँ। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस रखिएगा। A company is considering a proposal of installing a drying equipment. The equipment would involve cash outlay of rupees 6 lakh and the net working capital of rupees 80,000. The expected life of the project is 5 years without any salvage value. मतलब कोई salvage value इसमें नहीं है. Assume that the company is allowed to charge depreciation on a straight line basis for the income tax purpose. The estimated before tax, एक्चुअली ये बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इस कैश फ्लो में से बच्चों अभी तक ना डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है ना टैक्स माइनस हुआ है, राइट। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट टू द कंपनी इज 35%। इफ द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कैलकुलेट इक्विपमेंट्स डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, राइट, एंड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पे अलग अलग 12%, 14% एंड 15% के आपको डिस्काउंट फैक्टर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि ये अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर हमें कब काम आएंगे, जब हम आईआरआर गिनने के लिए ट्रायल एंड एरर करेंगे तब काम आएंगे। चलिए अभी सबसे पहले हमें क्या लेके आना पड़ेगा इसमें, इस सवाल में सबसे पहले हमको लेके आना पड़ेगा कैश फ्लो। तो चलिए हम कैश फ्लो लाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं बच्चों। कैश फ्लो लाने के लिए इस बार जो मैं प्रेजेंटेशन करूंगा उसमें मैं ईयर्स को लिख दूंगा हॉरिजॉन्टली, राइट। तो देखिए पर्टिकुलर, फिर ईयर जो लिखने हैं, ईयर में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ईयर 1, देन ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ऐसे मैं कैश फ्लो लाऊंगा। फिगर्स जो है वो 1000 में है, लेकिन एक बार हम भी इसे 1000 में ही लिखेंगे। सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत करूंगा उसमें मैं यही लिख दूंगा, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, राइट। हमें जो डेप्रिसिएशन एंड टैक्स के पहले का अर्निंग दिया है वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बोलिए इसका फिगर क्या क्या आएगा। तो पहले के अंदर फिगर आ जाएगा 240 का फिगर, देन वी हैव अ फिगर ऑफ 275, देन वी हैव 210, देन वी हैव 180 एंड फाइनली वी हैव 160। तो देखिए सभी फिगर आ गए। इसमें से सबसे पहले हमको माइनस करना पड़ेगा बच्चों डेप्रिसिएशन, राइट। तो मैं यहाँ से माइनस करूंगा पहले डेप्रिसिएशन का फिगर। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, एसएलएम का है तो छोटी सी एक वर्किंग यहाँ पे कर देते हैं। आप बच्चों जानते हो कि एसएलएम मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना हो तो वो होता है C माइनस एस अपॉन एन, यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसेट है वो 6 लाख है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, डेप्रिसिएशन हमेशा कैपिटल एसेट की वैल्यू पे ही गिन सकते हैं हम कभी भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन गिनते नहीं है। तो मैं कॉस्ट लिख दूंगा 6 लाख रुपीस, जो कि एसेट का कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो मेरे हिसाब से हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 है, एंड डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स कर दूंगा, वो नंबर ऑफ ईयर्स 5 आएंगे, यानी कि 1,20,000 रुपीस का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 1,20,000 रुपीस। तो हर जगह से मुझे 1,20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 120 माइनस करूँगा, यहाँ से भी 120, ऐसे हर जगह से 120 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। चलिए 120 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, अब जो बचेगा उसे मैं कहूँगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। चलिए 240 में से अगर 120 को माइनस करोगे तो 120 आएगा, वैसे ही बाकी सब में से अगर माइनस करना शुरू कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 155, 210 माइनस 120 will give me 90, here the figure will be 60 and here the figure will be 40। तो देखिए ये हमारा फिगर आ जाता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या कटेगा, इसमें से हमें नेचुरली माइनस करना पड़ेगा टैक्स का फिगर, और टैक्स का परसेंटेज इस क्वेश्चन में 35% दिया है। तो टैक्स एट द रेट 35% गिनना शुरू करते हैं। तो 35% इंटू 120 करूंगा तो यहाँ पे 42 का टैक्स आएगा, 155 करूंगा तो 54.25 का टैक्स रेट आएगा, 90 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 31.5 आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करने पे टैक्स रेट 21 आएगा, एंड 40 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा टैक्स आ जाएगा 14 का, राइट। तो ये हमारा आ गया टैक्स का फिगर। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का फिगर, राइट। और देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स सिंपली माइनस ही करना है, तो मैं फटाफट माइनस करता जाता हूँ। पहले के अंदर 78 का फिगर आएगा। थोड़ा इसमें फिगर्स को खाली ध्यान में रख के करने वाला काम है बच्चों, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। 100.75, 90 में से अगर टैक्स कटेगा तो वो आ जाएगा 58.5, 60 में से टैक्स कटेगा तो वो फिगर आ जाएगा 39, और वैसे ही 40 में से टैक्स कटेगा तो वो फिगर आ जाएगा 26। तो देखिए आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे आ जाता है बच्चों। अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद जो मैं माइनस जो बचेगा वो क्या होगा, कैश फ्लो होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एक चीज हमें भूलनी नहीं है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम लोग एडबैक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को एडबैक करना पड़ेगा, तब जाके हमें कैश फ्लो का फिगर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे भूल ना जाए इसलिए एक बार अलग ग्रीन कलर से ही लिखने की ट्राई करता हूँ। प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा तो हर जगह मुझे नेचुरली 120 का फिगर वापस एडबैक करना पड़ेगा, तो हर जगह 120 के फिगर को करते हैं एडबैक। और ये 120 एडबैक करने के बाद एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान देना कि हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल का भी 80,000 यानी कि 80,000 का इन्वेस्टमेंट था। आप सब ये क्वेश्चन में पढ़ सकते हो कि वर्किंग कैपिटल का भी हमारे पास 80,000 का इन्वेस्टमेंट था। ये इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में वापिस आ जाएगा। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के इनिशियल ईयर में बिजनेस के बाहर जाती है, लेकिन बिजनेस के लास्ट ईयर में वापिस बिजनेस में आ जाती है। तो ये खास आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसको एडबैक करता हूं, एक वायोलेट कलर से पर्पल कलर से लिखूंगा, प्लस लिखूंगा इसमें मैं वर्किंग कैपिटल का फिगर जो फर्स्ट ईयर में जाएगी और लास्ट ईयर में वापिस आ जाएगी। तो सीधा लास्ट ईयर में जाके मुझे उसके फिगर को ऐड करना पड़ेगा, 80,000 का 80 ऐड करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ लिख दिया है। अब हमें जो फिगर मिल जाएगा बच्चों वो फाइनली इस कैश फ्लो का फिगर मिलेगा। सो हमें फटाफट ऐड करते जाना है। पहले का जो फिगर आएगा वो 198 का फिगर आएगा। देन सेकेंड फिगर सिम्स टू बी 220.75। थर्ड फिगर जो आएगा वो 178.5 का फिगर है। देन यू हैव अ फिगर ऑफ 159 एंड देन लास्ट में फिगर जरा शांति से ऐड करेंगे तो ये फिगर हमें मिलेगा 226। देखिए बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा टेबल मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, और ये टेबल के साथ साथ आपको जो मिला वो कैश फ्लो के फिगर्स मिल गए। आई एम श्योर आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हम कैश फ्लो का फिगर लाए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, वर्किंग कैपिटल का आपको याद रखना है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के इनिशियल ईयर में बिजनेस के बाहर जाएगी, लेकिन जैसे ही बिजनेस का लास्ट ईयर होगा यही वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बच्चों वापिस आ जाएगी। तो देखिए कैश फ्लो तो आ गया, अब हमें इसको डिस्काउंट करना है, और इसको डिस्काउंट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक नए पेज की। तो इस कैश फ्लो के फिगर को हम अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं और नए पेज पे इसे लिखेंगे। तो देखिए एक नया पेज ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा ईयर लिखने से, क्योंकि आपको मालूम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो गिनना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड गिनना है, तो इसी तरीके से हम टेबल हमेशा बनाते हैं। ईयर लिखेंगे, फिर कैश फ्लो लिखेंगे, राइट। और ईयर हमारे है 5 ईयर्स, तो 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स के कैश फ्लो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। चलो पहले एक बार डिस्काउंट फैक्टर लिख देता हूँ जो हमें दिया हुआ है, फिर कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखूंगा। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर कौन से परसेंटेज का लेना पड़ेगा बच्चों, 12% का हमें डिस्काउंट फैक्टर लेना पड़ेगा। तो ये जो 12% में डिस्काउंट फैक्टर दिया है उसे लिख देते हैं 0.8929। देन दूसरा डिस्काउंट फैक्टर है 0.7972। देन वी हैव फैक्टर ऑफ 0.7118। देन वी हैव 0.6355 एंड देन वी हैव 0.5674। तो ये हमारा आ गया डिस्काउंट फैक्टर। अब इस डिस्काउंट फैक्टर के बाजू में हमको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो का फिगर, जो हमने पीछे लाया है उसको मैं लेके आता हूं। देखिए कैश फ्लो का जो फिगर है 198 है, 220.75 है। तो पहले लिखते हैं 198, देन लिखते हैं 220.75, बाकी के फिगर्स लेके आते हैं।
178.5, 159, 178.5, देन वी हैव 159 एंड लास्ट वाला फिगर जहाँ तक मुझे याद है 226 था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो देखिए बच्चों, सभी का कैश फ्लो लिख दिया हमने। अब मुझे लिखना पड़ेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। वो कैसे आएगा? अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर को 1 नंबर दे दूं, कैश फ्लो को 2 नंबर दे दूं, तो हमारी वर्किंग की स्टाइल आपको मालूम है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा 1 × 2। चलिए फटाफट इन फिगर्स को कैलसी पे लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। साथ साथ में मैं क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी मेमोरी बटन का यूज करके लिखता जाऊंगा बच्चों। तो 0.8929 × 198 ये हमारा फिगर आएगा। मैं 3 डिजिट तक लिखने की ट्राई करूंगा, 176.794, और वही यहां लिख दूंगा 176.794। दूसरा फिगर है 220.75 × 0.7972, ये फिगर आ जाएगा 175.982 का फिगर, और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 352.776 का फिगर। ठीक है बच्चों, तीसरा फिगर लेके आते हैं 178.5 × 0.7118, तो बच्चों ये फिगर आ जाएगा 127.056, और इसे ऐड कर दूंगा तो फिगर बन जाएगा 479.832 का फिगर। वैसे ही उसके बाद वाला फिगर लाते हैं 159 × 0.6355, ये फिगर आ जाएगा हमारा 101.044, और इसमें भी अगर ऐड कर दूं तो क्यूमुलेटिव फिगर हो जाएगा यहां तक 580.876 का फिगर, राइट। एंड द लास्ट फिगर इज 226 × 2.5674, ये फिगर हमारा बच्चों आ जाता है 128.232, और उसको मैं अगर ऐड कर दूंगा सो दैट गिव्स मी 709.109। देखिए बच्चों, सभी फिगर हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। ये एक्चुअली 1203 कर सकते हैं इसे, तो ये प्रॉपरली 709.109 आ जाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि सभी के सभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जो टोटल है वो है 709.109। देखिए मेहनत से हमने पूरा टेबल डिजाइन कर दिया। हमारे पास आ चुका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और हमारे पास आ चुका है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब जो हमें करना है ना बच्चों, वो सिर्फ हमें इसकी एनपीवी को पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए पहले इसकी एनपीवी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए एनपीवी का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। एनपीवी क्या होता है बच्चों? एनपीवी होता है सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो चलिए एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी में पहले सिग्मा DCF है, यानी कि समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना पड़ेगा, जो कि आएगा 709.109, और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए एक तो हमारा कैश आउटले यहाँ पे 6 लाख का है और उसकी वर्किंग कैपिटल दूसरी 80,000 की है, तो 6 लाख प्लस 80,000 करूंगा तो 6,80,000 का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। फिगर्स इन थाउजेंड्स है तो मुझे उसको 680 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 680 का अगर डिफरेंस निकालता हूं तो बच्चों जो मुझे एनपीवी यहां पे मिलती है, राइट, जो मुझे एनपीवी यहां पे मिलती है वो मिल रही है 29.1093। तो ये बच्चों हमारी आ गई है एनपीवी। इसी को हम फिगर्स इन थाउजेंड में भी अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारी रियल एनपीवी का जो बच्चों फिगर आएगा वो आ जाएगा 29,109.30। आप इसको रफली 29,110 भी कह सकते हो। आप जितने पॉइंट्स में काउंटिंग करोगे उतना छोटा मोटा डिफरेंस एनपीवी हमें हमेशा आता है फाइनेंस में, ये बच्चों आपको याद रखना है। तो देखिए पहला फिगर हमारा एकदम आराम से यहाँ पे एनपीवी का फिगर आ जाता है। एनपीवी के फिगर के बाद मैं पहले लेके आना चाहता हूं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अच्छा, हमें यहाँ पे नॉट ओनली डिस्काउंटेड पेबैक बट हमको पेबैक पीरियड भी गिनना है। तो चलिए पहले पेबैक पीरियड लेके आते हैं। बच्चों पेबैक पीरियड लाने के लिए हमें क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो भी निकालना पड़ेगा। आप जानते हो कि जब हम पेबैक पीरियड निकालते हैं तो हम उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में लेते नहीं है। तो चलिए एक कॉलम और बना देते हैं, उसमें क्या है
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की कॉलम, जो इस कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव होगा, पहला आ जाएगा 198, 198 में 220.75 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 418.75, उसमें 178.5 ऐड करने से आ जाएगा 597.25, उसमें 159 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 756.25 एंड फाइनली 226 को ऐड करूंगा तो ये बच्चों आ जाएगा 982.25। देखिए पूरा क्यूमुलेटिव हो गया। अब यहाँ पे मुझे अगर 6,80,000 वापिस लाना हो तो बोलो कौन से 2 साल के बीच में आएगा? 3 and 4 ईयर्स के बीच में है। लगा देते हैं फॉर्मूला, आपको मालूम है कैसे करते हैं हम ये। मैं इसमें सेकंड गिनने वाला हूँ पे बैक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पे बैक। तो मैं क्या करूँगा, 3 ईयर्स के आगे बढ़ना चाहता हूँ तो 3 प्लस मुझे जो डिस्टेंस कवर करना था 680 तक पहुँचना था, उसमें से मैं पहुंच गया था ऑलरेडी थर्ड ईयर में 597.25 तक, लेकिन और 1 साल में आगे बढ़ा तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 159। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, 159 का मैंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। इनटू ईयर में तो 1 ही लिखेंगे, तो ये जरा सॉल्व करके देखते हैं। 680 माइनस 597.25 डिवाइड बाई 159, तो ये मुझे 0.52 मिलता है। उसमें अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो मेरा सिंपल पेबैक पीरियड जो बच्चों आ जाएगा वो 3.52 ईयर्स आ जाएगा। आई एम श्योर सिंपल पेबैक पीरियड का काउंटिंग आप सबको एकदम ही आसानी से समझ में आया है बच्चों। तो ये था हमारा सिंपल पेबैक पीरियड। अब वैसे ही हमको लेके आना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो चलिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला हम अगर लगाने की ट्राई करें तो हमारा काम एकदम आसानी से होगा बच्चों। देखते हैं किस तरीके से आएगा सिंपल पेबैक पीरियड। तो सिंपल पेबैक पीरियड के लिए हमें देखनी पड़ेगी क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर की कॉलम को। ये जो यहाँ पे कॉलम दी है, बोलिए इसमें 680 का इन्वेस्टमेंट कब आ रहा है? तो इसके अंदर 680 का इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि देखिए अब 4th and 5th ईयर के बीच में आ रहा है। तो चलिए उसका भी एक मतलब फॉर्मूला और फंडा लगा देते हैं अलग कलर से, जिससे आपको सब क्लैरिटी के साथ दिखे। तो यहाँ पे देखिए मैं थर्ड वर्किंग कर देता हूँ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की, जिसके अंदर मुझे 4th ईयर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 4th ईयर में मैं पहुंच गया था 580 तक और जबकि मुझे पहुंचना था 680 तक। कितना डिस्टेंस कवर मुझे करना पड़ेगा अब? तो मुझे 680 माइनस 580.876 इतना डिस्टेंस कवर करना है, डिवाइडेड बाई 1 साल में मैंने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो 101.044 का डिस्टेंस कवर कर लिया। इनटू 1 करूंगा क्योंकि 1 साल है। चलिए इसे पूरा मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर देता हूं। 680 माइनस 580.876 डिवाइड बाई करूंगा 101.044 और इसमें अगर मैं प्लस करता हूं 4 तो मुझे 4.98 ईयर्स ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मिल रहा है। 4.98 ईयर्स रफली इक्वल टू 5 ईयर्स ही इसे बोल सकते हैं, राइट। तो मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यहाँ पे आ रहा है 4.98 ईयर्स। इसकी काउंटिंग आपको एक बार प्रॉपरली चेक कर लेनी है। आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए खाली काउंटिंग एक बार वापिस चेक कर लेते हैं। 680 माइनस 580.876 जो जहाँ तक मैं पहुँच चुका था 580.876, राइट, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट ईयर जितना डिस्काउंटिंग हुआ। 680 माइनस 580.876 डिवाइड बाई 101.044। ऑफ कोर्स ये 0.98 आ रहा है, राइट, 0.98। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि 4.98 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो वापस आ रहा है बच्चों। आई एम श्योर आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की काउंटिंग भी कैसे हुई वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बाद अब हमें जो गिनना पड़ेगा दैट विल बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों अब क्या गिनना है हमें? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिनने के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी है और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस एक नए पेज पे। हमें कैश फ्लो लिखना पड़ेगा। हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए, ये आपको मालूम है। तो मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी भी लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये कैश फ्लो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं फटाफट नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। यहाँ पे IRR गिनते वक्त हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि आपको ट्रायल एंड एरर कम से कम 2% पे तो करना ही पड़ता है। एक में पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए तो एक में नेगेटिव एनपीवी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ईयर लिखने के बाद मैं एक बार कैश फ्लो ही इस बार लिख देता हूँ। ईयर में आ जाएगा 1 2 3 4 5। कैश फ्लो का फिगर फटाफट एक बार लेके आते हैं। देखिए कैश फ्लो के फिगर में 198 220.75 था, तो 198 फिर 220.75, उसके बाद हमको लेना पड़ेगा हमें, राइट, 178.5, तो ये आ जाएगा 178.5, फिर था 159 एंड एक था 226। तो देखिए बच्चों हमारे सभी के सभी कैश फ्लो आ गए। अब हमें इस कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा 14 एंड 15% से। देखिए वैसे 12% पे भी हमारी जो एनपीवी आई है वो पॉजिटिव तो आई है और कोई इतनी बड़ी भी पॉजिटिव नहीं आई, 29,109 ही आई है। तो मैं तो डायरेक्ट 12 एंड 15% का आइडिया लगा के भी कर सकता हूँ, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे 15% की काउंटिंग करनी ही पड़े। अगर 14% पे मेरी एनपीवी मान लो कि नेगेटिव आ जाती है, अगर 14% पे मेरी एनपीवी मान लो कि नेगेटिव आ जाती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट चलो एक बार 15% पे ट्राई करते हैं जिससे शॉर्ट हमारी एनपीवी नेगेटिव आए। आप जानते हो बच्चों कि अगर आपको एनपीवी को कम करना है तो आपको डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इस पेज पे मैं जो डिस्काउंट फैक्टर लिखूंगा वो डिस्काउंट फैक्टर लिखूंगा सीधे कितने परसेंट के, 15% के। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। 15% के डिस्काउंट फैक्टर आपको टेबल में ही दिए हुए, वहीं से उठा लेते हैं। तो 0.8696, राइट, उसके बाद देना पड़ेगा 0.7561, देन वी हैव 0.6575, देन वी हैव 0.5718 एंड देन वी हैव 0.4972। तो ये देखिए बच्चों डिस्काउंट फैक्टर आपका आ गया है अलग अलग परसेंटेज पे। अब मुझे लाना पड़ेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कॉलम। तो चलिए फटाफट इसको डिस्काउंट करेंगे। मैं M प्लस भी करता जाऊंगा जिससे हमें टोटल भी जल्दी मिल जाए। 0.8696, ये पहला हमारा फिगर है 172.181 लिख दूंगा यहाँ पे, राइट। 0.7561 इंटू 220.75, ये फिगर आ जाएगा 166.901 का फिगर। वैसे ही करूंगा 178.5 इंटू 0.6575, ये फिगर आ जाता है बच्चों 117.364 का फिगर, राइट। 0.5718 इंटू करूंगा 159, ये फिगर आ जाएगा बच्चों 90.916 का फिगर। एंड 0.4972 इंटू 226 करूंगा तो ये फिगर आ जाएगा बच्चों 112.367 का फिगर। जैसे ही मैं मेमोरी रिकॉल करता हूं, ये मुझे टोटल फिगर देता है 659.737 का फिगर। एक बार इसको चेक कर लेना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी होगा जिससे कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखिए इन सवालों में होता क्या है बच्चों के फिगर्स ही थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो फिगर को आप अगर अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका दिमाग फिगर लिखते वक्त कहीं पे भी खराब नहीं होता तो आप सब कुछ प्रॉपरली कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमारा फिगर रफली एकदम सही आ रहा है। पॉइंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट अगर मैं एग्जैक्ट इसको लिखूं तो ये मेरा फिगर आ रहा है 759.729। वो M प्लस करता गया था, उसमें क्या है कि कुछ फिगर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं और मैंने तो राउंड फिगर करके यहाँ पे लिखा था। तो एग्जैक्ट हम अपने ही फिगर लिखेंगे ना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको रीचेक हमेशा कर लेता हूँ। परफेक्ट है बच्चों एकदम 659.729। चलिए अब एनपीवी निकालते हैं। इसमें एनपीवी एट द रेट ऑफ 15% क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
सिग्मा DCF का फिगर है 659.729 और उसमें से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा, कितना आएगा बच्चों? 6,80,000 का टोटल, यानी कि 680 का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो 659.729 माइनस 680 करता हूं तो हमें 20.271 का नेगेटिव एनपीवी मिलता है बच्चों। इक्विवेलेंट टू अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो 20,271 का नेगेटिव एनपीवी आता है। बहुत ही अच्छा अपना काम हो गया। हमें एनपीवी 12% पे पॉजिटिव तो मिला ही है बच्चों, और 15% पे यहाँ पे नेगेटिव एनपीवी हो गया। अब लगा देंगे आईआरआर का फॉर्मूला और हमें हमारा आईआरआर मिल जाएगा। तो चलिए आईआरआर का फॉर्मूला एक बार लगाते हैं। आईआरआर क्या होता है बच्चों? लोअर रेट होता है प्लस, हम ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव एनपीवी, नीचे डिवाइडेड बाई करेंगे पॉजिटिव एनपीवी और माइनस करेंगे नेगेटिव एनपीवी। बट आप जानते हो कि वो माइनस माइनस प्लस ही हो जाने वाला है, और इनटू हम करते हैं हायर रेट एंड लोअर रेट का डिफरेंस। चलिए फटाफट लोअर रेट को लिखते हैं। हमारा लोअर रेट था वो 12% था, उसकी पॉजिटिव एनपीवी कितनी थी वो पीछे से हम देख के लेके आते हैं, 29,109.30। 29,109.30 राइट, पॉजिटिव एनपीवी। उसके नीचे पॉजिटिव एनपीवी वापस लिखेंगे तो वही 29,109.30 आएगी, और माइनस में नेगेटिव एनपीवी करूंगा तो बीच में भी माइनस, ये एनपीवी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअली मुझे ये प्लस करना पड़ेगा 20,271, और इनटू हायर एंड लोअर रेट का जो डिफरेंस है वो 15% एंड 12% का डिफरेंस ले लूंगा, वो 3 आ जाएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या आता है वो देखेंगे हम। 29,109.30 प्लस 20,271, ये एम प्लस में डाल दिया, डिवाइड करता हूँ 29,109.30 और इनटू करूँगा 3। बच्चों ये आता है मेरा 12 प्लस 1.7684, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 13.7684%, ये आपके आईआरआर का आंसर आएगा बच्चों। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आईआरआर का फिगर भी हमें मिल गया। वैसे आसानी से तो नहीं कह सकता, काफ़ी सारी मेहनत इस सवाल में करनी पड़ी है। सवाल को एक बार पहले से वापस देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। देखिए पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या था, ये बड़ा सा टेबल बना के हमने सवाल का कैश फ्लो ढूंढा। कैश फ्लो ढूंढने के बाद हमने कैश फ्लो को 12% पे, हमने कैश फ्लो को बच्चों 12% पे डिस्काउंट किया और क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला, तब जाके हमें एनपीवी और पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक मिला। उसके बाद हमने वापस कैश फ्लो को 15% से डिस्काउंट किया वो आईआरआर की नेगेटिव एनपीवी लाने के लिए, और 15% पे हमको नेगेटिव एनपीवी मिली। फिर हमने 12 एंड 15% दोनों का इस्तेमाल करके फाइनली आईआरआर का फिगर गिना। सो आई एम श्योर बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा बच्चों।